हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी यूपीएससी का सी सेट पेपर करवा रहा हूँ। यूपीएससी सीएसई अथवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सी सेट का पेपर जो होता है प्रीलिम्स में सेकंड पेपर, उसमें मैं अभी सेट ए 2022 का करवा रहा हूँ। एक लेक्चर हो चुका है, आज का ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, 2023 2024 दोनों में करवा चुका हूँ। ये 3-4 साल के मैं सोच रहा हूँ कि आपको सी सेट की प्रैक्टिस करवा दूँ, ताकि आप उनसे कुछ अच्छी खासी लर्निंग ले सको और उनको यूज़ करके प्रैक्टिस करके भाई आप सी सेट को अच्छे नंबर से क्लियर कर सको, परफॉर्म अच्छा कर सको। बिकॉज वहाँ पर आपको बेटर परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वहाँ पर आपको क्वालिफाई करना होता है। बट भाई कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर आप इस भरोसे में जाओगे कि एग्जैक्ट आप 1/3 करके आओगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरे 100 के 100% आपकी एक्यूरेसी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा होता है कि नंबरिंग आपको पता है कि क्या कितनी गिनती कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई यहाँ पर अगर आप एक भी मिस किए ना तो फिर आर से पार हो जाता है। तो इसलिए आप इंश्योर करो कि 100+ आपके मार्क्स आए। ठीक है, और वही मैं यहाँ से इंश्योर करवाता हूँ। राइट, उसके अलावा आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग, रेलवे, बहुत सारे और एग्जाम होते हैं, डेफिनेटली रेफर करें, अच्छा खासा फायदा होगा। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन रहा, उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को, वीडियो को लाइक करो और भाई चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है और बस इतना ही चाहिए आपसे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर आज का पहला देखो, लेटर ए बी सी डी ई 5 लेटर है, आर अरेंज इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर बिटवीन ए एंड ई। ए एंड ई के बीच एग्जैक्टली 2 लेटर है। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। ठीक है, देखो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 5 लेटर अपने पास ए बी सी डी ई है, हमें बस इतना बोला है कि ए एंड ई के बीच में 2 लेटर हैं। समझ आया, इतना बस बोला है। अब देखो कैसे करना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ए और ई को ले लिया हूँ तो मेरे पास और कितने लेटर बचे, आप कहोगे 3 लेटर। तो उन 3 लेटर में से देखो कौन कौन से बचे, बी, सी और डी। ठीक है, ये 3 लेटर बचे। उन 3 लेटर में से मैं यहाँ कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2 लेटर को रख सकता हूँ। तो भाई आप कहोगे कि 3C2 वे में रख सकता हूँ मैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जो भी लेटर आएंगे ए, यहाँ पर जो भी 2 लेटर आएंगे उन 2 लेटर को मान लो कि मैं लेट से कि कहता हूँ कि बी सी आते हैं, तो भाई मैं इनको बी सी भी लिख सकता हूँ, सी बी भी लिख सकता हूँ। मतलब ऐसे 2 तरीके होंगे, तो मैं ये 2 तरीका लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 का कर दिया। ठीक है, बिकॉज जो भी नंबर आएंगे हर वो डबल हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो ए एंड ई, ए ई है तो मैं इसको ई और ए भी तो लिख सकता हूँ, तो इसको भी 2 तरीके से मैं रख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। समझ आया क्या। अब बचा एक लेटर, 2 लेटर आपने यहाँ रख दिया, एक लेटर बचा। एक लेटर को अगर आप इधर रखते हो तो एक तरीका, इधर रखते हो तो दूसरा तरीका, तो उसके भी 2 तरीके। समझ आया क्या इतनी बात, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। 3C2, इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 2 स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, 3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 इंटू 1, ये इसका 3C2 की वैल्यू हुई। और ये 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 1 का तो कोई वही नहीं रहा, ये 8 हो जाएगा, 8 24, टोटल 24 वे आपके हो गए। यही आपका आंसर आ गया। अब अगर आप गिनती गिनोगे भाई, ऐसे अरेंजमेंट बैठाओगे तो कितना अरेंजमेंट बैठाओगे। समझ आया ना। देखो एक भी चीज़ अगर आप मिस करोगे तो गलती होगी, गलती होने का चांस रहता है। बिकॉज अगर आप सोचो इस वाले नंबर को, अगर आप बस अंदाजा लगाओ कि यार इस वाले नंबर को इधर रखोगे, मान लो जो एक लेटर बच गया उसको इधर रखोगे तो एक ही वे होगा, इधर रखोगे तो एक और वे हो जाएगा, तो जो भी आएगा उसको 2 तरीका हुआ। अगर आप इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर 12 आएगा। किसी भी एक 2 को मिस करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर 12 आएगा, और आपका आंसर आपके पास अवेलेबल है तो आपको तो लगेगा कि आपने करेक्ट कर दिया, बट भाई वो गलत हो जाएगा। और आपको जहाँ 2.5 मिलना चाहिए तो इसका -2.5/3 हो जाएगा, मीन्स -6.6, 0.67 अराउंड हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आपको करनी है, मीन्स प्लस लाना है आपको। गिनती अगर आपको गिननी आती है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। दिया है क्वेश्चन, पूछा इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, मतलब क्या जेड एक्स का भाई है। आपसे ये पूछा, एक्स के बारे में नहीं पूछा, जेड के बारे में पूछा कि क्या जेड एक्स का भाई है या नहीं है। तो अगर आप हाँ कर पा रहे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, ना कर पा रहे तो भी। इंपॉर्टेंट यही होता है इनमें। अब स्टेटमेंट पहला देखो क्या बोलता है। पहला स्टेटमेंट,
एक्स इज द ब्रदर ऑफ बाई, भाई एक्स इज द ब्रदर, ब्रदर देखो जेंडर जो मेल होता है मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगाता हूँ, एक्स इज द ब्रदर ऑफ बाई, बाई का जेंडर अभी मुझे नहीं पता इसलिए बाई को मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ। देखो ये जो जेंडर ये होता है इसको मैं मेल लिखता हूँ और जो गोला लगाता हूँ उसको मैं फीमेल लिखता हूँ। ठीक है भाई, ये जो लिखता हूँ इक्वल का मतलब कि स्पाउस होता है, जैसे ए इक्वल बी, तो ए और बी स्पाउस है, अब कौन मेल है कौन फीमेल है ये उनके जेंडर से पता चलेगा, जैसे भी राइट। एक्स इज द ब्रदर ऑफ बाई एंड बाई इज द ब्रदर ऑफ जेड, तो बाई को भी बोल दिया कि बाई जेड का ब्रदर है, मतलब बाई भी मेल है, तो बाई इज द ब्रदर ऑफ जेड। अब जेड का जेंडर मुझे नहीं पता, ठीक है भाई, ये पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट एक्स, हाँ पहले स्टेटमेंट से क्या आप ये बता पा रहे हो कि इज जेड इज द ब्रदर ऑफ एक्स, भाई जेड का नहीं बता पा रहे कि जेड भाई है या बहन है, हाँ ये सिबलिंग है, मुझे इतना पता चल गया कि ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, मुझे इतना समझ में आ गया। अब ये वाला भाई है ये बहन है मुझे नहीं पता, और यहाँ पर बोला है कि क्या जेड ब्रदर है, भाई ब्रदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब पहले स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते क्लियरली। समझ आया दोस्त, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं, एक्स बाई जेड आर सिबलिंग, एक्स बाई जेड आर सिबलिंग, इसमें से कोई भी बॉयज हो सकता है कोई भी गर्ल्स हो सकती है, मतलब कोई भी भाई हो सकता है कोई भी बहन हो सकती है, तो क्या आप जेड का जेंडर यहाँ पर बता पा रहे हो कि क्या, हाँ ये बता पा रहे हो कि भाई बहन है सभी, पर क्या आप ये बता पा रहे हो कि जेड ब्रदर है अथवा नहीं है, ना आप ये कह पा रहे हो कि ब्रदर है ना ये कह पा रहे हो कि नहीं है सिस्टर है, तो यहाँ से भी आप नहीं बता पा रहे हो, दैट मीन्स कि सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करो, क्या आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो एक्स बाई से तो मतलब नहीं है, जेड का यहाँ भी जेंडर नहीं पता जेड का यहाँ भी जेंडर नहीं पता, भाई कैसे बता पाओगे कि जेड का जेंडर बॉयज़ का है अथवा जेड का जेंडर गर्ल्स का है, नहीं बता पाओगे। तो दोनों को आप कंबाइन करके भी बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, दोनों को कंबाइन करके भी आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ आया क्या? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन बोला है ऑन वन साइड ऑफ अ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड, ये किलोमीटर दिया है, 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक जैसे यहाँ पर पेड़ लग रहा है तो इक्वल डिस्टेंस पर सारे पेड़ एक ही साइड पेड़ सड़क के लगाए जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स, समझ आया क्वेश्चन? टोटल डिस्टेंस 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स के बीच में कितनी होगी? देखो भाई ये किलोमीटर में दिया है, ये 101 प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ये मीटर में दिया है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 किलोमीटर में आप जानते हो कि 1000 किलोमीटर होता है, 1000 किलोमीटर सॉरी मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये 1.01 जो किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 101 मीटर हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ आई। अब देखो अगर आप कहोगे कि भाई 1 2 3 4 5 गिनती जो भी है, चलो 6 7 जो भी रखोगे, अगर 1 और 2, तो यहाँ पर जब 2 नंबर आप काउंट कर रहे हो तो भाई उनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो रही है, डिस्टेंस एक ही पार्ट की डिस्टेंस आ रही है। जब आप 3 नंबर काउंट करोगे तो उनके बीच की डिस्टेंस 2 ही आ रही है, 1 2। जब आप 4 पार्ट काउंट करोगे तो उनके बीच की डिस्टेंस 3 आ रही है, 1 2 3। तो डिस्टेंस हमेशा एक पार्ट में कम आती है, जो भी उनके बीच जितने पेड़ लगे हैं या जितने आप समझो, जैसे मान लो कि ये स्क्वायर बना है, मान लो रेक्टेंगल बना है, जब इसको एक पार्ट मारोगे तो 2 पार्ट में कटेगा, 2 कट मारोगे तो 3 पार्ट में कट जाएगा, एक कट 2 कट आपने मारा तो 1 2 3 पार्ट में कट गया। तो ऐसे कई जगह ऐसी चीजें होती हैं जो नंबरिंग एक कम होती है एक ज्यादा होती है, राइट। तो जब यहाँ पर मान लो कि 101 पेड़ लगे हैं, 101 पेड़ लगे हैं, मतलब उनके बीच की जो इक्वी डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस नंबर में कितनी होगी, 100 होगी, मतलब उनके बीच में 100 ऐसे पार्ट्स डिवाइड होंगे छोटे छोटे डिस्टेंस वाले। समझ आया? तो पॉइंट यही है कि बस 110 मतलब 1010 ये जो मीटर है इसमें आपको ऐसे 100 इक्वल डिस्टेंस के मिलेंगे, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये एक जीरो कट गया, मतलब 10.1 मीटर एक डिस्टेंस की, यानी एक पार्ट्स की, एक इक्वल पार्ट्स की वैल्यू आई है, ठीक है। एक इक्वल पार्ट्स की वैल्यू 10.1 मीटर आई है। अब देखो बोला कि 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स, जब 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स आप लोगे, एक 2 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस 4 ही पार्ट में होगी भाई, तो 4 पार्ट में इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 10.1 है, तो 4 पार्ट की वैल्यू मल्टीप्लाई 4, तो ये 40.4 हो जाएगा। समझ आया क्या? पॉइंट सिर्फ यहाँ पर समझने का इतना था कि भाई 101 जो प्लांट दिया है उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी इक्वल डिस्टेंस वो होगी 100 डिस्टेंस, मतलब 100 मीटर में नहीं 100 इक्वल डिस्टेंस होगी, 100 इक्वल डिस्टेंस। समझ आया? तो आपका आंसर हो जाएगा 40.4 मीटर।
ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। A, B, C are three places such that there are three different road from A to B. A से B के बीच में तीन डिफरेंट रोड है। 4 डिफरेंट रोड फ्रॉम B टू C, B से C के जाने के लिए 4 डिफरेंट रोड है, ठीक है। एंड 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A टू C, A से C जाने के लिए 3 डिफरेंट रोड है। समझ आया? बस। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन वन ट्रेवल फ्रॉम A टू C। अब बंदे को A से C जाना है, ठीक है। अगर ए से सी जाना है तो मैं कह दूं कि ए से बी चला जाए और बी से सी चला जाए, या दूसरा रास्ता ये है कि ए से डायरेक्ट सी चला जाए। यही दो रास्ते हैं, बताओ। ठीक है, इतने रास्ता है ना। ए से अगर सी जाना है तो पहले ए से बी जाएगा, ए से बी जा रहा है तो उसके पास 3 तरीके हुए, और बी से फिर जाएगा तो उसके पास ऐसे 4 रोड हुई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 4 दैट इज 12 तरीके इधर से हो गए, और ए से सी जाने के लिए डायरेक्ट एक ही तरीका 3 है, 3 तरीके हैं, तो ये 3 है, तो टोटल तरीके 15 हो गए। ठीक है भाई, बस आंसर आ गया आपका 15, ये आंसर होगा। आप कहोगे कि ये हमने प्लस क्यों किया, आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि मैं यहाँ पर प्लस क्यों किया। भाई ए से सी के तरीके पूछा ना, तो ए से सी में आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो 3 तरीके तो यहाँ मिले आपको, और 12 तरीके इधर से मिले। एक टाइप का इसमें क्वेश्चन और बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है देखो, ए से अगर बी गया, सपोज मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हेर फेर कर रहा हूँ। ए से बी गया तो मान लो 3 तरीके हैं, और बी से अगर सी गया मान लो तो 4 तरीके हैं, ये सी हो गया। ठीक है, अब बोलता है आपको कि मान लो सी से, मान लो चलो लेट से कि डी जाना है, तो डी जाना है तो मान लो कि 2 तरीके हुए। अब आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता कि ए से डी जाने के लिए कितने तरीके होंगे, तो ए से डी जाने का कोई और तरीका तो नहीं है कि कोई और तरीका है। अगर कोई और तरीका होता तो जैसे आपने ए से सी का 3 तरीका था वो ऐड करते, तो यहाँ पर कोई और तरीका नहीं है। मान लो चलो मैं इसी क्वेश्चन में और अरेंजमेंट करता हूँ कुछ। ए से आप ई जाते हो तो 5 तरीके हैं ए से ई जाने के लिए, और ई से डी जाने के लिए 2 तरीके हैं डायरेक्ट। ई से डी जाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन में हेरफेर कर रहा हूँ। ए से बी के 3 तरीके, बी से सी के 4 तरीके, और सी से डी के 2 तरीके। ए से ई के 5 तरीके और ई से डी के 2 तरीके हुए, ठीक है। अब टोटल सवाल में आपसे पूछा गया है कि ए से डी पहुंचना है आपको फाइनली, तो ऐसे कितने तरीके होंगे, एक्स तरीके, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे भाई, ए से डी जाने का एक तो ये वाला रास्ता आप रूट पकड़ लो, या दूसरा रास्ता ये वाला रूट पकड़ लो। तो जब ये वाला रूट पकड़ोगे ए से डी सीधा वाला, तो क्या करोगे, ए से बी जाओगे तो 3 तरीका, फिर बी से सी तो ये 4 तरीका, फिर सी से डी ये 2 तरीका। कितना हुआ, 4 दूनी 8 24, 24 तरीके ये हो गए। इधर से निकालोगे तो 5 तरीका ये हुआ, और फिर 2 तरीके ये, तो 5 दूनी 10। अब दोनों को ऐड करोगे फिर से। अब ये मत कहना कि फिर ऐड क्यों कर रहे हैं भाई, एक तरीका आपने इधर से निकाला कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके, एक वो तरीका हुआ, एक तरीका इधर से निकाला, दोनों को अब ऐड करोगे तो 24 और 10 34 वे इधर से होंगे, जो हमने एग्जाम्पल लिया। सेम वे में इधर से एक तरीका था तो हमने 12 निकाला, इधर से दूसरा तरीका था 3 था तो 3 कर दिया, दोनों को ऐड कर दिए 15। आई होप कि आपको तरीका समझ में आ गया। ठीक भाई, आता है क्वेश्चन ऐसा, ध्यान रखना आता है, मैं इसलिए बताया हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। ए हैज सम कॉइन, पॉइंट यहाँ पर नोट करना, ए हैज सम कॉइन, ए के पास कुछ कॉइन है। ही गिव हाफ ऑफ द कॉइन टू, हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू बी, मतलब उसके पास जितने भी कॉइन है उसका आधा प्लस 2 और ज्यादा बी को देता है। बी गिव हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू सी, ठीक है। सी गिव हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू डी। द नंबर ऑफ कॉइन डी हैज नाउ इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी कॉइन डज ए हैव इन द बिगिनिंग। बताओ भाई, समझ में आया क्या क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये समझना है आपके लिए कि ए हैज सम कॉइन, ए के पास कुछ कॉइन है, बी के पास, सी के पास, डी के पास कितने कॉइन है नहीं बताया, तो हम मान लेते हैं कि उनके पास कुछ कॉइन ही नहीं है, बिकॉज आपको बोला है कि ए के पास सम कॉइन है, ए हैज सम कॉइन। अगर इस पॉइंट को आप मिस करते हो तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ए हैज सम कॉइन, ए के पास कुछ कॉइन होंगे तभी तो वो देगा बाकी लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आपको ये समझना है कि बी, सी और डी के पास स्टार्टिंग में कोई कॉइन नहीं है। ए हैज सम कॉइन मतलब बी, सी, डी के पास नहीं है, ऐसा बोला है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब देखो ए के पास जितने कॉइन थे, पहले ए वाला बंदा किसको कॉइन दे रहा है, बी को दे रहा, फिर बी वाला सी को दे रहा, फिर सी वाला डी को दे रहा है। इतना ही हो रहा है ना काम। अब कितने दे रहा है, ये ए के पास जितने भी है उसका आधा प्लस 2 और ज़्यादा, बी के पास जितने हैं वो उसका आधा प्लस और ज़्यादा 2, सी के पास जितने कॉइन है उसका आधा प्लस 2 और। मान लो अब आखिरी में क्या बोला देखो,
द नंबर ऑफ कॉइन डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। भाई 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मुझे बताओ कितना होता है? वो 99 तो नहीं होगा, 10 होगा ना स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का। तो डी को किसने दिया भाई? ये कितना दिया? मान लो सी के पास सी कॉइन थे, मान लो मैं मान लेता हूँ कि सी के पास एक्स कॉइन थे, तो एक्स को इसको डी को कितना देगा? उसका आधा प्लस 2 और यही कॉइन देगा डी को, और यही डी के पास बराबर होंगे। तो जब x प्लस टू इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू निकालो, तो ये 10 माइनस 2 करोगे तो 8 आएगा, और 8 इंटू 2 करोगे तो ये 16 आएगा। ठीक है भाई, समझ आया क्या? राइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये इसके पास जो 16 कॉइन आया सी के पास, तो सी को कॉइन कहाँ से मिला था भाई? बी के पास से मिला था। तो बी मान लो बी इसको कितना देगा? लेट से बी अपॉन 2 प्लस 2, बी के पास जितना कॉइन था बी उसका आधा प्लस 2 ये दिया सी को, तो ये सी के पास तब जाके 16 हुआ। समझ आ रहा है ना आपको कि x के पास हमने x मान लिया, तो वो अपने का आधा, या c मान लो आप, तो उसका आधा प्लस 2 इज इक्वल टू 10 मिनिमम कॉइन, मिनिमम 2 डिजिट नंबर। तो हमने x की वैल्यू या c की वैल्यू आप निकाल लो, c ले लोगे तो c आ जाएगा, 16 आ गया। ये इसके पास कहाँ से आया? b ने जितना दिया आधा प्लस 2 इज इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो। तो b इज इक्वल टू, देखो इधर ले जाओगे तो 16 माइनस 2 14 और गुणे 2 बराबर 28। ठीक है, अब b के पास 28 कॉइन है, तो b को किसने दिया है भाई? a ने दिया है। तो a के पास कितने कॉइन थे? जितने भी थे उसका आधा प्लस 2 इज इक्वल टू 28, राइट। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 28 माइनस 2 26, और ये वाला 2 गुणा हो जाएगा, तो 26 इंटू 2 52। आपसे पूछा है हाउ मेनी कॉइन डज ए हैव एट द बिगिनिंग, भाई यही 52 कॉइन ए के पास थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या? बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, प्रीवियस PYQ करने का तो यही तो फायदा होता है। मैं आपको बाकी जगह के भी इसी साइड के क्वेश्चन या कहीं के भी उठा के करवा सकता हूँ, बट मैं एक्चुअल इसलिए करवा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, राइट। इन द सीरीज दिस मच विच लेटर अपीयर एट द 100th प्लेस, 100वें प्लेस पर कौन सा लेटर होगा? सबसे पहले इस सीरीज को देखते हैं, बिकॉज हमें पूरा तो दिया नहीं है। देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो क्या दिया है, बस रीड करने की बात है। देखो AA BA BC अगर आप ऐसा रीड करोगे तो आपका कहीं नहीं आएगा। देखो ए दिया है, एक ए रीड करो, ए, फिर उसके बाद AB दिया है, फिर उसके बाद ABC दिया है, फिर उसके बाद ABCD दिया है, फिर ABCDE दिया है। आप समझ पा रहे हैं ना कि उसमें क्या पैटर्न लग रहा है? भाई पहले ए दिया है, उसके बाद फिर AB दिया है, फिर ABC दिया है, फिर ABCD दिया है, मतलब पहले 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 4 दिया, फिर ABCDE दिया, ABC छूट गया, 5 दिया, फिर ABCDEF देगा। तो ऐसे करके सीरीज बढ़ा रहा है। कुल मिला के कहने का ये मतलब हुआ भाई कि पहले 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 4 दिया, फिर 5 दिया, फिर 6 दिया, फिर 7 दिया, फिर 8 दिया, ऐसे करके वो सीरीज बढ़ा रहा है। आपसे पूछा कि 100th प्लेस पर कौन आएगा? समझ पा रहे हैं उसका इशारा किधर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सबको जोड़ो और देखो कि 100 प्लेस पर कौन नंबर आ रहा है। अगर मैं 8 तक जोड़ता हूँ तो 8 गुणे 9 बटे 2, तो 8, ये 4 कटेगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा, ये तो बहुत दूर है। मैं 10 तक जोड़ता हूँ तो 10 गुणे 11, तो ये 11 5 55, 13 तक जोड़ता हूँ मान लो, तो अगर मैं 13 तक जोड़ता हूँ तो 13 गुणे 14 और बटे 2, 2 सत्ते 14, तो 13 सत्ते 91, 91 आ गया। मतलब हमने ये 13 तक जोड़ा, 8 से लेकर 13 तक, तो 91 तक हम पहुँचे। 13 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा भाई? 14 तक। तो 14 तक का मतलब ये हुआ 14 तक कि ABCDEFGHIJKLMN, एन की वैल्यू 14 होती 14, तो 91 तो यहाँ से आ गया। हमें 100th प्लेस पर पूछा है, तो भाई 91 में और कितना चाहिए? 9 प्लेस चाहिए, तो 9 प्लेस पर यहाँ पर आई आएगा, ये 9th प्लेस पर आता है, तो बस आई आपका 100th प्लेस पर आ जाएगा, मतलब 9 इसमें ऐड करोगे दैट मीन्स कि 100th प्लेस पर आई आएगा। समझ आया? आई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैलकाटा। ठीक है भाई, बन जाएगा। बताओ समझ आया क्या? तरीका, तरीका समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्लस हो रहा था, हमने ये समझा कि जब आप ये नंबर आप कहाँ तक जाके ऐड कर रहे हो, तो हमने देखा कि 13 तक अगर ऐसे आप सम 1 प्लस 2 प्लस अप टू 13 तक ऐड करोगे तो ये आपका 91 मिल रहा है। तो अभी 13 तक में हमारा काम नहीं रहा, बिकॉज हमें 100th प्लेस तक जाना है, तो 9 और जोड़ दो, तो जब 13 के बाद 14 नंबर आएगा, तो 14 में आप ये तो लिख रहे हो ना भाई, ये नंबर तो ABCD तो लिख दो, फिर 9, मतलब ये 9 जोड़ो तो 9वें प्लेस पर कौन आ रहा है इस सीरीज में? आई आ रहा है, बस वही आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 30th। अच्छा क्वेश्चन है। 3 पर्सन, कलर चेंज कर दूँ,
3 पर्सन स्टैंडिंग ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ क्वे, एक लाइन में खड़े हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में खड़े हों, इन द सेम ऑर्डर. देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी एंड 11 पर्सन अहेड ऑफ सी. सी के आगे 11 पर्सन है एंड 13 पर्सन बिहाइंड ए. वट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्वे. आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताना है. भाई कैसे निकालोगे? मान लो कि मैं फाइंड करता हूँ कि ए से बी के बीच में वो कितने बंदे दिया है. ए से बी के बीच में 4 बंदे दिया है और बी से सी के बीच में 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी एंड 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी. तो बी एंड सी के बीच में 7 पर्सन दिया है. ठीक है, अगर मैं इसी ऑर्डर में लेता हूँ, फिर बोल रहा है कि 11 पर्सन अहेड ऑफ सी. अगर मैं इधर करता हूँ 11 पर्सन एंड 13 पर्सन बिहाइंड ए, इधर के 13 पर्सन, तो बोल रहा है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्वे. तो ये कितने जोड़ो पहले, कितने हो रहे हैं. जब आप इनको जोड़ोगे टोटल तो देखो 13 4 17 17 और 7, 17 3 20 और 4 24 और एक 25 10 35 35, तो ये हुए 36 37 38, तो ये टोटल 38 बंदे होंगे. अब भाई आप ये देखो कि यहाँ पर आंसर आपको 38 मिल रहा है, पर आपसे मिनिमम पूछा है. अगर आपको मैक्सिमम आंसर मिल रहा है, इसका मतलब संभव है कि हो सकता है कि 28 हो जाए, हो सकता है 28 हो जाए, हो सकता है 32 हो जाए. ध्यान रखना क्वेश्चन को करने का तरीका. अगर आपसे मिनिमम पूछा है और मान लो कि आंसर आपके पास 22, आपने जो कैलकुलेट किया आपके पास 22 आंसर आ गया, तो आपके पास यहाँ पर मिनिमम 28 है. इसका मतलब ये हुआ कि आप 28 से नीचे संभव नहीं है, बिकॉज अगर संभव होता तो ऑप्शन में दिया होता. समझ पा रहे हैं ना? मिनिमम अगर 22 आपका, मान लो यहाँ पर 22 आ गया और 22 इन ऑप्शन में मिनिमम 22 है, तो फिर और आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 22 से मिनिमम अगर होता, संभव होता, तो ऑप्शन में देता. सेम केस मैक्सिमम के केस में भी है, सेम चीज़. अगर यहाँ पर मैक्सिमम पूछा होता और मान लो आपके पास 38 आंसर आ गया और इन समय में मैक्सिमम 38 है, आपने 38 निकाला, तो अब 38 ही आंसर होगा, बिकॉज 38 से आगे कुछ पॉसिबल ही नहीं है. अगर 38 से आगे पॉसिबल होता तो सीधी सी बात है कि भाई 38 से बड़ा नंबर देता आपको. समझ आया? तो ये 38 है, मतलब अभी हम क्लियर नहीं कह सकते कि 38 ही होगा, इससे छोटा नंबर पॉसिबल हो सकता है. राइट, हम चेक करेंगे. देखो, अगर मैं मान लो कि ए को यहाँ रखता हूँ, बी को यहाँ रखता हूँ, तो ए के बीच में 4, ए बी के बीच में, बी और सी के बीच में 7 हैं. अगर मैं सी को इधर रख दूँ, भाई हमें 7 अगर दिया है तो मैं सी को अगर इधर रख दूँ तो 4 1 5 और 2 7 हो गए. बी और सी के बीच में 7 बंदे, देखो 4 1 5 और 2 7 हो गए 7 के बीच में. अब देखो सी के आगे हमें 11 नंबर दिया है, 11 बंदे, तो सी के आगे ये होगा, तो 2 3 और 4 3 7 ये हो गए, 1 8 ये हो गया, मतलब 11 में से 8 तो हो गए, मतलब 3 और बचे, तो 3 ये. ठीक है, सी के आगे कितने हो गए भाई? 11 हो गए. ए के पहले देखो 13 दिया है, तो ए के पहले 13, मतलब 2 और 1 3 ये हो गए, मतलब 10 और बचे हैं, तो 10 ये रख दो. अब इसको जोड़ दो, कितने हो रहे हैं भाई? 10 1 11 2 13 1 14 4 18 1 19 और 3 22. देखो अब 22 हमारे पास आ गया. जैसे 22 आया भाई, यहाँ पर 22 देखो मिनिमम है, हमसे मिनिमम पूछा, हमारा 22 आ गया है जो कि यहाँ पर मिनिमम है, तो डायरेक्ट हम आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिकॉज अब 22 से छोटा नंबर संभव नहीं है. अगर संभव होता तो यहाँ पर आंसर जरूर होता अवेलेबल ऑप्शन. हाँ, अगर यहाँ पर मान लो कि 18 19 21 अगर अवेलेबल है, तो एक बार हम चेक जरूर करेंगे कि हो सकता है कि ये छोटा ऑप्शन मौजूद हो सकता हो. ठीक है भाई. भाई ये तरीका तो हो गया, हमारा आंसर आ गया. और तरीका चेक करते हैं कि क्या इससे संभव है, नहीं है. देखो मैं आंसर तो ला दिया हूँ, मैं आपको और करवाना चाहता हूँ, बिकॉज आप मान लो कि ए और बी आप ऐसा रख दिए, तो ए और बी के बीच में मान लो 4 हो गए. बी और सी के बीच में अगर आप ऐसा कुछ रखते हो कि सी और के बीच में 7 है, तो ये हो गया. सी के आगे देखो कितने हो गए, तो सी के आगे बोला 11, तो 7 4 11 12 1 13 हो गए, तो मतलब ये केस संभव नहीं होगा. राइट. अगर मान लो मैं ऐसा लेता हूँ कि ए और बी के बीच में कुछ 4 बंदे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. बी और सी के बीच में क्या बोला है? 7 बंदे हैं, तो 4 3 4 1 5 और 2 7, तो मैं सी यहाँ रख देता हूँ, ये 2 हो गया, तो 4 1 5 2 7, बी और सी के बीच में 7 हो गए. सी के आगे कितने बोला भाई? 11, तो 11 मैं यहाँ रख दिया. ए के पहले कितने बोला? 13, तो अगर मैं ए को इधर रख दूँ तो देखो ए के पहले 13 का मतलब कि 4 1 5 हो गया, तो 8 ये हो गया. मतलब अब देखो टोटल कितने आ रहे हैं? 8 1 9 4 13 1 14 2 16 1 17 और 17 और 11 17 1 18 10 28. तो इस केस में 28 आया. देखो 28 आया, परंतु बिकॉज मिनिमम है यहाँ पर, तो हम अभी और चेक करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ से पहले ही आ चुका है, तो हमारा आंसर यही होगा. ठीक है, मतलब ये तरीके मैं बता रहा हूँ कितने तरीके हो सकते हैं. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. क्या बोला क्वेश्चन में?
हाउ मेनी सेकेंड्स इन द टोटल आर देयर इन द एक्स वीक एक्स डेज एक्स आवर एक्स मिनट एंड एक्स सेकेंड। इतना आ गया आपके पास। अब देखो ऑप्शन सबसे पहले देखो, एक्स 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 एक्स। जब सब में एक्स है इसका मतलब कि जितने भी आप वीक लोगे, अगर मान लो एक्स की जगह आप 5 वीक ले रहे हो तो 5 घंटे भी लोगे, 5 दिन भी लोगे, 5 आवर भी लोगे, 5 मिनट भी लोगे, 5 सेकेंड भी लोगे। समझ आया? सबको 5 5। तो फिर जितने सेकंड निकालोगे सब में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 इधर 5, मतलब उतने सेकंड्स निकालोगे। तो इसलिए वो 5 की जगह जो भी आएगा उसमें 5 लगाए, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा सब में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई, मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो क्यों ना मैं x की जगह 1 ले लूँ, तो मैं 1 वीक लिखूंगा, प्लस 1 डे लिखूंगा, प्लस 1 आवर लिखूंगा, प्लस 1 मिनट लिखूंगा, प्लस 1 सेकेंड लिखूंगा। ठीक है। अब देखो एक बात ये कि जैसे ही आपने 1 सेकेंड निकाला, इसका मतलब यहाँ पर लास्ट में कुछ जीरो आएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, 60 × 60। और ये 1 सेकेंड, सबको सेकेंड में आंसर देना है आपको, x सेकेंड, बट हाउ मेनी सेकेंड्स, ये पूरा आंसर जो है ये सेकेंड में दिया है। ठीक है। अब जैसे 1 आया भाई, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट पर चेक करो कि 1 कहाँ है। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, ये वाला बहुत छोटा नंबर है, तो 1, इन दोनों को तो पहले ही हटा दो, ये दोनों तो पहले ही गए ऑप्शन से आपके, राइट। अब ये दोनों बचे। अब आपको पता कि x ये वीक भी है और ये दिन भी है, तो ये छोटा नंबर तो नहीं होगा भाई। तो आप चेक कर लो, देखो 36, 1 घंटे में 3600 होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो भाई आप कहोगे कि 24 × 36, 24 इंटू 1 घंटे में 3600 सेकेंड। फिर एक वीक में 7 दिन, तो भाई 7 आप लिखोगे, 7 इंटू एक वीक में 7 दिन हो गए, एक दिन में 24 घंटे और इंटू 3600। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों बड़े बड़े नंबर हैं, तो कुल मिला के 1, तो फिर ये वाला नंबर नहीं होगा। आप मतलब हिट एंड ट्राई मेथड से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। बाय द वे यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे 3600 इन दोनों में जब कॉमन लोगे तो 24 × 7 और 24 × 1, तो 24 × 8 करोगे और इंटू 3600। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा ये 24 से 28 लिख दिया, 24 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं है, डबल जीरो आ जाएगा। देखो 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 और 2 26 कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8। इसमें 8 का और मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो डबल जीरो हो गया, 8 चौक 32 कैरी 3, 8 6 48, 3 51 कैरी 5, 8 9 64 और 5 69, ये हो गया 3600 और 60 1 61, तो 3661 ये हो गया। इसको जोड़ दो तो 3661, ये देखो ये 1 आ गया और ये वाला 6 आ गया, ये 6 2 8 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा और ये 6। देखो यूनिट डिजिट पर 1 आया। अब x वीक दिया तो हमने एक वीक का निकाला, x हर जगह एक एक रख के x का, तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 वीक 10 वीक 25 वीक। तो बस यही आंसर हो जाएगा 694861, 694861, 694861, ऑप्शन डी। 1 जो मैं बोला था कि यूनिट डिजिट पर 1 आएगा, तो अगर आप यहीं तक थे तो फिर ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको पता है कि वीक में भी करवाया है। जब यार 1 घंटे में भाई इतना हो जाता है, 3600 सेकेंड हो जाता है, तो फिर एक दिन, फिर उसमें एक वीक का तो बड़े नंबर आएगा। तो आप इन दोनों में से इसको एलिमिनेट कर सकते हो, इसके साथ जा सकते हो, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। क्वेश्चन में बोला है पी क्यू आर एस टी यू आर द 6 मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब 6 मेंबर है। आर इज अ स्पाउस ऑफ यू, क्यू, आर इज अ स्पाउस ऑफ क्यू, यू इज द मदर ऑफ टी, जो दिया हम बनाते चलते हैं। देखो क्या बोला है, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, तो मैं स्पाउस बना देता हूँ ये डबल लाइन खींच के। अभी मुझे नहीं पता कि आर हस्बैंड है या क्यू हस्बैंड है, कौन वाइफ है कौन हस्बैंड है नहीं पता, तो इसलिए मैं गोला या स्क्वायर नहीं बना रहा हूँ, राइट। यू इज द मदर ऑफ टी, भाई मैं यहाँ लिखता हूँ यू इज द मदर, अब मदर है तो मतलब फीमेल है, यू इज द मदर ऑफ टी, तो मैं ये बना दिया। ठीक है, टी का जेंडर नहीं है, यू का जेंडर पता चल गया। यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, यू की डॉटर एस है, तो एस डॉटर है इसलिए फीमेल, मुझे पता चल गया। ठीक है, एस का जेंडर पता चल गया। पी इज द डॉटर ऑफ टी, पी इज द डॉटर ऑफ टी, यही बोला, पी इज द डॉटर ऑफ टी। भाई टी यहाँ है, इसकी डॉटर है पी, तो डॉटर का मतलब इसका जेंडर फीमेल हो गया। तो जैसे ही, हाँ ठीक है, पी इज द डॉटर ऑफ टी एंड आर सन इज पी, आर का सन पी है। भाई क्या मतलब हुआ, आर का सन पी है। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी ये हुई पढ़ने में,
पी इज नहीं लिखा, पी इज डाटर इज टी, मतलब टी जो है पी का डाटर है, पी इज डाटर इज टी। बोला ये है कि पी की पुत्री टी है, तो टी जो है पुत्री है, तो पुत्री का मतलब मैं ये फीमेल लगा रहा हूँ, किसकी पुत्री, पी की, तो भाई इसकी मम्मी तो यही हो गई थी, तो पी मतलब कि पापा हो गए इसके, फादर। तो ये देखो मैं स्क्वायर में लगा दिया, ये दोनों स्पाइस हो गए। पुत्री का मतलब जब माँ पहले से पता है यू, तो ये दोनों स्पाउस हो गए, समझ आया, ये दोनों स्पाउस है, ये दोनों स्पाउस हो गए, ये दोनों बेटियां हो गई, ठीक है, मतलब बेटी हो गई मतलब ये आपस में सिबलिंग होगी, राइट। पी इज डाटर इज टी एंड आर सन इज पी, आर का सन पी है, पी किसका सन है भाई, आर का, तो आर यहाँ है, तो इसका मतलब ये आर का सन है। सन मतलब देखो पहले से जेंडर डिफाइन है पी का, अब आर का भी नहीं पता। आर सन इज पी, देयर आर टू कपल इन द फैमिली, भाई एक कपल ये हो गया और एक कपल ये पी आर एंड क्यू हो गए, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, भाई हमें आर और क्यू का जेंडर नहीं पता, इन दोनों का जेंडर पता है, इन दोनों का जेंडर पता है, चेक कर लेते हैं। देखो क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, भाई क्यू को बता सकते हो कि ग्रैंड मतलब ग्रैंड फादर का मतलब कि ये मेल है, ठीक है, ये तो बाकी बात सही है, ग्रैंड फादर होंगे या मदर होंगे हमें नहीं पता, तो ग्रैंड फादर ये यहाँ पर डाउट है, मतलब ये करेक्ट नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो डाउटफुल चीज़ों को हम इनकरेक्ट करते हैं। क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, क्यू का हमें जेंडर नहीं पता। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, ये भी आप क्लियरली नहीं कह सकते कि फादर है कि मदर है, तो ये भी गलत हो गया। आर इज द मदर ऑफ पी, आर कहाँ है, आर इज द मदर ऑफ पी, भाई अभी जेंडर डिफाइन ही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। टी इज द ग्रैंड डाटर ऑफ क्यू, क्यू की ग्रैंड डाटर टी है, हाँ ये कंफर्म है, टी का जेंडर पता है इसलिए ग्रैंड डाटर हुई, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ आया भाई, बन जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37, ये सेलॉक्स का क्वेश्चन है। मैं सेलॉक्स आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ कि भाई आपका सेलॉक्स का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं होगा। देख लो यहाँ पर दो दो क्वेश्चन आए हैं, देखो कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं होता, गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू 3 से टी। अच्छा ये सेलॉक्स का नहीं है, दूसरा है, सॉरी। हाँ क्वेश्चन दिया है, हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू, मतलब सिटी पी से सिटी क्यू की कितनी डिस्टेंस है, ये आपको बताना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है भाई, ये आपसे पूछा है, राइट। स्टेटमेंट देखते हैं भाई, पहला स्टेटमेंट जो बोला है देखो, सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर, भाई सिटी क्यू आर के बीच की डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, राइट। आर से क्यू के बीच की डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, तो क्या आप पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस बता सकते हो, नहीं बता सकते ना, पता नहीं पी कहाँ है, पी कितनी दूरी पर मुझे नहीं पता। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तो पहले से नहीं बता सकते, दैट मीन्स पहला गलत है। सिटी पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर, सिटी आर से सिटी पी की जो डिस्टेंस है वो 43 किलोमीटर है, भाई सिटी पी की डिस्टेंस आर से 43 किलोमीटर है, हमें तो पी की क्यू से डिस्टेंस निकालनी है, तो इससे भी हम नहीं बता सकते कि क्यू कहाँ पर है, तो इससे भी नहीं बता सकते, राइट। दोनों को कंबाइन करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को। आर की डिस्टेंस क्यू से दिया है, चलो मान लेता हूँ कि आर की डिस्टेंस क्यू से 18 किलोमीटर है, आर की डिस्टेंस पी से दिया 43 किलोमीटर, में भाई मुझे पता है क्या कि आर की डिस्टेंस पी यहाँ पर होगा तो 43, या पी यहाँ पर होगा तो 43, कहीं पर भी हो सकता है, या पी इधर होगा तो 43, मुझे नहीं पता ना, तो मैं पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कैसे डिफाइन करूँगा, इधर होगा तो कुछ और डिस्टेंस होगी, इधर होगा तो कुछ और होगी, यहाँ होगा तो कुछ और होगी, दैट मीन्स हम दोनों को कंबाइन करके भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन आर नॉट सफिशिएंट, बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है, समझ आया ना। बिकॉज हम पहले से नहीं निकाल सकते थे, दूसरे से नहीं निकाल सकते थे, दोनों को कंबाइन किए तब भी हमें पी एंड क्यू का कुछ क्लियरली मिल ही नहीं रहा है, तो दोनों को कंबाइन करके भी हम आंसर नहीं निकाल सकते, राइट। देखो भाई ये चीज़ें आपको ऑप्शन से आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको कि यार कभी एक से सब्सिडेंट होता है, मतलब भाई एक चीज़ है जो एक स्टेटमेंट में दिया है, अगर उससे आप निकाल पा रहे हो तो वो आंसर होगा, अब एक में तो फिर एक से निकाल सकते हो, दूसरे से नहीं निकाल सकते, अब वो एक दो कोई भी हो सकता है, और अगर दोनों से निकाल सकते हो तो फिर आपको आइदर स्टेटमेंट दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा कि आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड से निकाल सकते हो, राइट। और अगर दोनों से निकाल सकते हो तो कुछ ऐसा, हाँ इनका जो ऑर्डर है आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये मत समझ लेना कि केवल पहला वाला ए ही होगा, दूसरा वाला बी ही होगा, और दोनों वाला सी होगा, और दोनों नहीं वाला डी होगा, इनका ऑर्डर चेंज कर सकता है, और कई बार करते हैं, इसलिए ये सोच देख के आप आंसर टिक करना, बिकॉज ऐसा ना हो कि यहाँ पर नॉट वाला आप डी में डायरेक्ट जाओ बिना पढ़े, नहीं, डी को यूपीएससी ऐसा बहुत करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला सिलॉक्स का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन सिलॉक्स के हैं, राइट। और सिलॉक्स को मैं इतने बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो अवेलेबल है पढ़ाया हूँ, भाई एक बार पढ़ तो लो, फिर आप बताओ कि कैसा क्वेश्चन कैसा लेक्चर है और आपके पास कौन सा डाउट बचता है।
यार ऐसे पढ़ाया हो कि कभी कोई पढ़ाए नहीं होंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया का बहुत वो हूँ, बट यार जनरली वो चीज़ें नहीं मिलती, नहीं पढ़ाते हैं। मैं इतने जो भी आप अगर पढ़े होगे ना तब भी वहाँ पर जाओगे तो आपको कुछ नया लगेगा, और आपके जितने और डाउट जो डाउटफुल होगी चीज़ें वो भी सॉल्व किया होगा, राइट। देखो ये सब नहीं पढ़ते इन्फॉर्मेशन, मुझे पता चल गया ये सलॉक्स का क्वेश्चन है, इतनी ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर चलता हूँ। स्टेटमेंट ये दिया है, दो स्टेटमेंट। ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक मतलब पेन जो है बुक के अंदर शामिल है, सीधी सी बात ये, बस इतना समझो। ऑल पेन आर बुक, सारी पेन जो है बुक के अंदर है, तो बुक वाला ये पूरा पार्ट हुआ, पेन वाला इतना सा पार्ट हुआ, ठीक है। नो चेयर इज पेन, चेयर को पेन से कंपेयर किया, पेन यहाँ है और चेयर यहाँ है, तो मैं इधर लिख देता हूँ नो चेयर इज पेन, ये चेयर और ये पेन। पेन और चेयर में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चेयर और बुक में कॉमन हो सकता है, उसने मना किया चेयर और पेन का, इसलिए मैं इधर लिखा हूँ। अगर इसका लिखता तो मैं इधर लिख देता, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चेयर, मिट रहा बार बार, कोई भी चेयर और पेन में कॉमन नहीं है। इट डिडंट मीन कि चेयर और बुक में, चेयर और बुक में, बिकॉज बुक का ये वाला पार्ट जो है पेन में नहीं है, तो ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अब कंक्लूजन देखते हैं। ऑल चेयर आर बुक, ऑल चेयर आर बुक, क्या ये पूरी चेयर बुक के अंदर आ सकती है? भाई आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, अभी मैं वही चीज़ें बता रहा था। बिकॉज आपको चेयर और पेन के बारे में बोला है कि कोई भी चेयर पेन नहीं है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट डिडेंट मीन चेयर और बुक में हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पर बोला ऑल चेयर आर बुक, क्या सारी चेयर यहाँ पर हो सकती है? ऑफकोर्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो पहला स्टेटमेंट हम गलत करेंगे। जहाँ भी हम कांट से कहेंगे, हम क्लियरली नहीं कह सकते, उसको हम गलत कहेंगे, ठीक है। सम चेयर आर पेन, कुछ चेयर पेन है, भाई चेयर और पेन में तो डेफिनेटली गलत है, तो ये पहला वाला कंक्लूजन जो था वो कांट से में रंग था, दूसरा वाला डेफिनेटली रंग है, समझ आया। बिकॉज यहाँ पर देखो नो चेयर पेन, चेयर पेन में कुछ भी मेंशन नहीं किया, मतलब बोला है कि कॉमन नहीं है, और यहाँ पर बोला सम चेयर आर पेन, तो पूरा पूरा अपोजिट बोल रहा है, तो ये डेफिनेटली रंग। ऑल बुक आर चेयर, ऑल बुक आर चेयर, अगर सारी बुक मतलब ये पूरा पार्ट, कहने का मतलब ये पूरा बुक हो गया, और ये पूरा पार्ट अगर चेयर के अंदर होगा तो भाई बुक के अंदर ही तो पेन है, तो पेन और चेयर में फिर कॉमन हो जाएगा, तो ये तो पूरे पूरा गलत हो गया ना, वही तो मना किया यहाँ से, बुक चेयर और पेन में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया तीसरा। चौथा, नो चेयर इज अ बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है, भाई ऐसा भी नहीं बोला है वो, चेयर और बुक में कुछ भी बोला ही नहीं है, तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, समझ आया। अब देखो कांड से में, ये वाला कांड से में रंग होगा, पहला और चौथा कांड से में रंग है, दूसरा तीसरा पूरी तरह से गलत है। अब जो स्टेटमेंट कांड से में रंग होते हैं वहां पर आइदर आर का केस लग सकता है, आइदर आर, कहीं देखो पहले और चौथे में कहीं आइदर आर का ऑप्शन है, भाई ये नहीं, पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, बोथ कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये पूरी तरह से गलत है, नन ऑफ द अबव, तो यही आंसर होगा। अगर कहीं ऐसा होता आइदर आर के केस में, तो हम चेक करते कि पहला और चौथे में आइदर आर लगा रहा है तो आइदर फर्स्ट आर सेकेंड, बिकॉज दो चीजें या तो चेयर और पेन में कॉमन, चेयर और बुक में कॉमन होगा या नहीं होगा, तो आइदर हो सकता है या नहीं हो सकता, कोई एक चीज तो गलत होगी, जैसे कि पहला गलत है और चौथा गलत है, पर आइदर आर का केस लग सकता है। भाई मैं यहाँ पर चीज़ें समझा रहा हूँ इसलिए आप समझो, ठीक है। आइदर आर का केस लग सकता है, पर आइदर आर का केस तभी लगता है जब दोनों कांड से में रंग हों और दोनों में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स का मतलब जैसे यहाँ चेयर और बुक की बात किया है, तो यहाँ भी चेयर और बुक की ही बात करना होगा उसको, समझ आया। तो यहाँ पर एक इसका कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ, एक कंक्लूजन ऐसा हो सकता है, कंक्लूजन आइदर फर्स्ट और फोर्थ, ये कंक्लूजन अगर होता तो ये करेक्ट टिक करते आप, पर यहाँ पर नन, मतलब यहाँ पे इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगर ये कंक्लूजन होता तो ये आंसर आप टिक करते। ध्यान रहे आइदर आर केस वहीं पर लगता है जहाँ पर दोनों कांड सेम रंग होने चाहिए, मतलब दोनों में पॉसिबिलिटी हो भी सकती नहीं भी हो सकती, और दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ो आप एक बार जाके। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेलोक्स पर ही। देखो यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तीन स्टेटमेंट दिया है, तीन कंक्लूजन। सम डॉक्टर आर टीचर, सम डॉक्टर आर टीचर, भाई ये डॉक्टर और टीचर को मैं कुछ कॉमन दे दिया, उससे पहले मैं आल का बना देता हूँ, पहले हम आल का पढ़ते। देखो आर टीचर आर इंजीनियर, आर टीचर आर इंजीनियर, तो ये इतना टीचर हुआ और ये पूरा का पूरा इंजीनियर हुआ, ठीक है, ये वाला हुआ ऑल टीचर आर इंजीनियर, ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, तो ये इतना इंजीनियर है तो पूरा पूरा इंजीनियर जो है वो साइंटिस्ट है, मतलब साइंटिस्ट ये पूरा हुआ, इंजीनियर ये इतना हुआ और टीचर ये इतना हुआ। कहने का मतलब ये है कि पूरा पूरा टीचर इंजीनियर में है
और पूरा का पूरा इंजीनियर टीचर साइंटिस्ट में है, इट मीन्स कि पूरा का पूरा टीचर ऑलरेडी साइंटिस्ट में है, ठीक है। और पहला बोला है सम डॉक्टर और टीचर, भाई डॉक्टर और टीचर में बोला है तो ये हुआ, समझ आया। डॉक्टर टीचर में सम तो मतलब कॉमन ले लिया हमने, समझ आया भाई। अब डॉक्टर और टीचर में कॉमन है, इसका मतलब डॉक्टर और इंजीनियर में भी कॉमन है इतना पार्ट, बिकॉज इंजीनियर का इतना पार्ट है, और साइंटिस्ट और डॉक्टर में भी कॉमन है, समझ आया ना भाई। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो, पहला पढ़ते हैं। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, भाई साइंटिस्ट का इतना पार्ट है तो ये वाला पार्ट है ना कॉमन, तो यस पहला सही है। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, भाई इतने पार्ट कॉमन है ना, पूरा पूरा तो इंजीनियर इसमें नहीं घुसा है। अगर ये ऐसा होता, मान लो कि ये डॉक्टर है और इंजीनियर उसके अंदर है, तो भी ये पार्ट होता ना कि ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, सारे सारे, पर ऐसा नहीं है, इतने पार्ट कॉमन है। हो सकता है कि ये वाला पार्ट कॉमन ना हो, ठीक, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत। सम इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर का इतना, ये वाला इंजीनियर पार्ट है, तो सम इंजीनियर और डॉक्टर, ऑफ कोर्स ये पार्ट कॉमन है, तो ये तीसरा भी सही है। सम इंजीनियर, सम मतलब चाहे थोड़ा सा भी हो या 99.99% भी हो, उस सब में ही आएगा, ठीक है। तो तीसरा भी करेक्ट है, दैट मीन्स पहला करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, मीन्स कहाँ दिया है, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। समझ आया भाई, आगे बढ़े, बताओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस है, पढ़ते हैं। 8 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर से इक्वी डिस्टेंस है, फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इतनी बात तो समझ आई। बी एंड डी, अब हम टेबल वो सर्कल बना देते हैं। सबसे पहले सर्कल में बैठ रहे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, तो मान लो कि मैं कुछ 3-4 सर्कल बना देता हूँ, 1 2 लेट से 3, जरूरत पड़ेगी इसलिए बना रहा हूँ 4, ठीक है। अब देखते हैं, जो कुछ बातें बोला है उसको करते हैं। बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नार अपोजिट टू सी, भाई 1 2 8 बंदे हैं, तो मैं ये 8 ऐसे बना लेता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 ये हो गए, 4 के बीच में एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अभी 2 से ही काम चलाते हैं। बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नार अपोजिट टू सी, चलो मैं सी को यहाँ दे देता हूँ, तो बी और डी जो है उसके बगल में, यानी यहाँ भी नहीं बैठेंगे बी और डी, और उसके अपोजिट में यानी इसके अपोजिट में यहाँ भी नहीं बैठेंगे बी और डी, बी और डी यहाँ भी नहीं बैठेंगे, ठीक है भाई, समझ आया। ए सिट इन बिटवीन ई एंड डी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ लिख दूँ, जगह की कमी पड़ेगी बाद में। ए, चलो इधर लिख देता हूँ, ए सिट बिटवीन ई एंड डी, तो ई ए डी ऐसा भी हो सकता है। अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि डी इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, किसी के राइट लेफ्ट में वो ये नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है कि ए दोनों के बीच में बैठेगा। एक तो ये दिया है ए सिट बिटवीन ई एंड डी एंड एफ सिट बिटवीन बी एंड एच, तो एफ सिट बिटवीन बी एंड एच, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसका मतलब कि बी एंड एच अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, किसी के लेफ्ट राइट में हो सकते हैं, राइट। विच आर द फॉलोइंग डेफिनेटली करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट बोला है, ठीक है। तो पहले हम केस बनाते हैं भाई, बी और डी यहाँ नहीं बैठेंगे, इसका मतलब बी इधर बैठ सकता है, बी यहाँ भी बैठ सकता है, बी डी यहाँ भी बैठ सकते हैं, 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 मतलब ऐसे 4 केसेस संभव है। अगर मैं बी को यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी को यहाँ बैठाता हूँ, बी को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो मैं मुझे क्या बैठाना, देखो बी एफ एच, तो बी एफ एच, अब बी बीच में आना चाहिए, डी को बी यहाँ किनारे आना चाहिए, राइट। अब देखो बी जो है बीच में है, मतलब किनारे है, बीच में नहीं है, तो बी एफ एच। अब भाई अगर एफ को इधर रखते हो, मान लो बी एफ एच इधर से, तो भाई एक ही जगह है ना, इधर तो फिर बंद है, सी पहले से मौजूद है, तो बी एफ एच यहाँ रखोगे, ये इधर हो गया, समझ आया क्या। बी एफ एच, ये मीटर आया, बी एफ एच ये हो गया। अगर बी को आप यहाँ ना रख के, भाई बी को यहाँ रखते हो, मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ बी को, तो बी फिर 1-2 जगह खाली है, तो आप एफ एच को इधर भी रख सकते हो और एफ एच को इधर भी बढ़ा सकते हो, राइट। तो देखते हैं, अगर मैं बी एफ एच यहाँ रख देता हूँ, तो भाई डी को कहाँ रखूँगा, यहाँ तो नहीं हो सकता। अब डी को मुझे देखो किनारे रखना है, तो मैं यहाँ तो रख नहीं सकता, यहाँ रखूँगा तो फिर डी ए ई रखूँगा, तो यहाँ नहीं होगा, तो मुझे डी को यहाँ रखना पड़ेगा, तो डी ए और ई रखूँगा यहाँ पर, समझ आया। अगर मैं बाहर वाला केस ले रहा हूँ देखो,
तो एक जगह मेरे पास 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, सी हो गया, एक जगह बची। अब मेरे पास अवेलेबल यहाँ बैठाने के लिए जी बचा है, तो मैं यहाँ जी रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं अंदर वाला केस लेता हूँ, सी ये है, तो सी ये हो गया केस। अब देखो 1 2 3 4 जगह बची है। अब मैं डी को कहाँ रखूँ बताओ मुझे भाई। अगर मैं डी को यहाँ तो रख नहीं सकता, डी को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे डी यहाँ भी नहीं रख सकता, यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ नहीं रख सकता, मतलब डी को रखने के लिए मेरे पास 2 जगह बची, ये और ये। अब अगर मुझे डी को यहाँ रखूँगा भाई, तो यहाँ से गिनूँगा तो इधर जाऊँगा तो 1 और 2 प्लेस बच जाएगा, ठीक है, तो मैं 2 पुट कर दूँगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो डी में यहाँ और यहाँ भी आ जाएगा केस, ठीक है, तो मैं डी को यहाँ भी रख सकता हूँ। अब यहाँ पर 2 केस बन जाएगा, डी को मैं यहाँ रखूँगा तो भाई डी ए ई हो जाएगा, डी ए ई हो जाएगा, और अगर मैं डी को यहाँ रखा तो डी ए ई, तो फिर डी ए ई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और भी वो केस बनेंगे। देखो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये डी ए ई, बस आप समझना, राइट। अगर डी ए ई यहाँ रख दिया, अंदर वाले में डी ए ई इसको रखता हूँ, तो फिर जी मेरे लिए ये बच जाएगा, तो जी ये हो सकता है। और अगर डी ए ई यहाँ रखूँगा तो फिर जी ये वाला केस बन जाएगा। ये मुझे अदर दूसरे केस में लेना चाहिए, राइट। चलो मैं अंदर वाला पार्ट को हटा रहा हूँ, मैं रफ कर रहा हूँ, एक ही पार्ट बना रहा हूँ, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस डी को मैं हटा रहा हूँ, इस ए को मैं हटा रहा हूँ, इस ई को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। आगे इसको यहाँ रख दूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए ई रखा हूँ, तो जी मेरा, जब मैं अंदर वाला केस ले रहा हूँ तो जी मेरा यहाँ हो जाएगा, इस जी को मैं हटा रहा हूँ, ये वाला जी, ठीक है भाई। तो अंदर वाले केस में ये हुआ। मैं सेम चीज़ें अगर मैं सी को यहाँ लिया था, जैसे सी को यहाँ लिया था, अंदर वाले केस में देखो सी और ये था एच, ये था एफ और ये था बी, तो जब मैं डी को यहाँ रखता था, डी को यहाँ अगर मैं रख दूंगा तो डी ए ई, डी ए ई ई यहाँ हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा कितने प्लेस, एक बच गया, एच हो गया तो एक प्लेस बचेगा, तो यहाँ पे जी रख दूंगा, ये हुआ। बी में 2 जगह रखा, 1 2, अगर मैं बी को इधर कहीं रखता हूँ, देखो तो वही चीज़ें हैं कि फिर 8 प्लेस बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। मैं सी को यहाँ रख रहा हूँ तो बी डी यहाँ नहीं होंगे, यहाँ नहीं होंगे, ये ध्यान रहे आपको, सी को यहाँ रख रहा हूँ तो इन 2 जगह और इन जगह नहीं होगा, राइट। पहले मैं बी को यहाँ बैठाया, फिर यहाँ बैठाया, अब यहाँ तो बैठा नहीं सकता इस जगह पर, बिकॉज इसके सामने हो जाएगा। यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ, तो मैं बी को यहाँ बैठा रहा हूँ, देखो बी को यहाँ बैठाया, ठीक है। एक बार मैं यहाँ बैठाया, एक बार मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, समझ आया भाई। तो जब बी को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो भाई बी एफ एच, अब बी एफ एच 2 प्लेस है तो मैं इधर भी रख सकता हूँ, बी एफ एच रख सकता हूँ। और लेट से कि चलो अभी मैं अंदर वाले को बाद में करता हूँ, तो मैं इसको, मैं बी को अभी यहीं रखता हूँ, बी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो बी एफ एच मैं उल्टा रखता हूँ, एफ ये वाला हो जाएगा और एच ये वाला हो जाएगा, राइट। बी एफ एच यहाँ भी हो गया, बी एफ एच यहाँ भी हो गया। अब डी को रखना है मुझे, तो डी वाला बंदा यहाँ तो आ नहीं सकता, देखो मैं बाहर वाला कर रहा हूँ अभी, 1 2 3, तो डी यहाँ नहीं आ सकता, मतलब डी, अब 3 मुझे रखना है तो डी यहाँ रख दूंगा, या तो मैं डी यहाँ रख सकता हूँ या डी यहाँ रख सकता हूँ। डी यहाँ रखूंगा तो डी ए ई हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं डी को मान लो कि यहाँ रखता हूँ तो डी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ हो जाएगा। मैं इसको अलग कर रहा हूँ, देखो ये वाला, राइट। तो बी के 2 केस हुए, समझ आया। एक ये हुआ और एक ये जो हमने रखा नीचे वाला, तो इसको मैं वाइट से कर रहा हूँ, डी ए ई। ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे, आपको बनाना पड़ेगा, जगह का मैं इसलिए मैं अगले पेज पर बनाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये हो गया, राइट। अगर मान लो मैं डी ए ई को लेता हूँ व्हाइट कलर वाला, तो भाई यहाँ पर कौन सा फिर बचेगा जगह, एक ये वाली जगह कौन सी बची, फिर यहाँ पर देखो ये रहा डी ए ई 3 प्लेस 4 प्लेस, और बाहर वाले में से बी एफ एच हो गया, मतलब ये वाली जगह बची। अगर मैं इस वाले व्हाइट वाले को लेता हूँ तो मैं व्हाइट में यहाँ पर जी रखूँगा। अगर डी ए ई मैं इसको लेता हूँ तो फिर ये जगह बचेगी, तो फिर मैं यहाँ पर रखूँगा जी को, मेरा जी एक ही बचा है। अंदर वाले को जब लेता हूँ भाई बी एफ एच, तो मेरे पास 1 2 जगह बची है और इधर से 1 2 जगह है। तो अंदर वाले केस में भाई ये डी ए ई ये 3 बंदे हैं, तो 1 2 यहाँ भी बचा है, तीसरा तो ये बुक हसी 1 2, तो यहाँ पर ये केस नहीं आ पाएगा अंदर वाला। और अगर मैं इधर लेता हूँ तब भी नहीं आ पाएगा, तो अंदर वाला केस नहीं आएगा, बाहर वाला केस ये होगा।
हम ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि इतने में से हमारा काम हो जाए, राइट। देखो क्या बोला है, बी सिट्स इन बिटवीन विच आर द डेफिनेटली करेक्ट। अब भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब डेफिनेटली करेक्ट बोल रहा है तो वो जितने एक केस बना, दो केस बना, तीन चार जितने भी केस बनेंगे वो हर जगह सही होगा। अगर कोई डेफिनेटली करेक्ट नहीं है तो कहीं सही होगा, कहीं गलत होगा, ये संभव है, राइट। बी सिट बिटवीन ए एंड जी, तो बी जो है ए एंड जी के बीच बैठता है, क्या चेक कर लेते हैं भाई। इसमें मान लो देखते हैं, तो बी जो है ए एंड जी के बीच में, जी यहाँ है, ए कहीं कहाँ है, ए यहाँ है, तो ए एंड जी के बीच में कहाँ बैठा है, नहीं बैठा है, तो ये वाला हमारा तो गलत हो गया। अगर वो यहाँ पर मान लो, अगर मैंने इसको चेक किया और यहाँ पर अगर ये करेक्ट होता, अभी तो इनकरेक्ट है, अगर यहाँ करेक्ट होता तो फिर बाकी जितने और केस बने हैं मैं उनमें भी चेक करता, अगर वो करेक्ट होता तो हर जगह करेक्ट होता, तभी तो वो डेफिनेटली करेक्ट होगा। पर ये तो पहले ही गलत हो गया, तो इसको आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। सी सिट अपोजिट टू जी, भाई सी अपोजिट टू जी यहाँ पर तो ठीक है अंदर वाले केस में, बाहर वाले केस में देखोगे तो सी और एच अपोजिट में है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, राइट। ई सिट अपोजिट टू एफ, ई और एफ अपोजिट में, ई यहाँ है, एफ यहाँ है, यहाँ दो अपोजिट में है, और चेक करते हैं भाई यहाँ ई है और यहाँ सी है, तो एक केस ये है तो इसमें अपोजिट में नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। जैसे ही, क्योंकि बिकॉज आप समझो अगर कोई चीज़ करेक्ट है तो वो हर जगह करेक्ट होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ 5-10 जगह, 15 जगह, 95 जगह करेक्ट होगी, कुछ जगह गलत होगी, नहीं, अगर करेक्ट है तो हर जगह करेक्ट होगी, राइट। ना ना, अब जब आप 3 गलत हो गए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर समझ में आ रही हैं, ठीक है भाई। आप चैनल को सपोर्ट करो, कैसे करोगे सपोर्ट, वेरियस मीडियम होते हैं, लाइक आप वीडियो को पहले तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो जो जो पढ़ने वाले आपके कॉन्टेक्ट में हैं। उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट जाके मेंशन करो और बताओ कि कितना आपको समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, पढ़ाने का तरीका कैसा है, कुछ और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो पहली बात तो सर्च करो कि वो अवेलेबल है, तो अगर आप उसको देखो, और नहीं अवेलेबल है, नहीं मिल रहा है, तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर सफिशिएंट स्टूडेंट की डिमांड रहेगी तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, राइट। और उसके अलावा आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये चीज़ें जरूर बताएं, बिकॉज भाई आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक के लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, चैनल पर, राइट। बस इतना करो, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से, ये आप ज्वाइन कर लो। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करें एग्जाम हब के नाम से, और एग्जाम जो इंस्टाग्राम है उस पर आप मुझे एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही फॉलो करें, एग्जाम_tricks98 ये हैंडल है, राइट। तो आप यहाँ मुझे फॉलो करें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।